Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। ये सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है। फर्स्ट वन इज अ यंग्स मॉडुलस, सेकेंड वन इज अ बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वन इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन तीनों को कंसेप्चुअली हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं हुक्स लॉ। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हुक्स लॉ, लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो उसके नेचुरल लेंथ पे है, ओके और ये जो भी पोर्शन है इट इज कनेक्टेड विद द रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट को उस स्प्रिंग को हमने सस्पेंड कर दिया। इट इज लाइक दिस वन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लोड अटैच करता हूँ, मान के चलिए कि मैंने 1 किलो का लोड अटैच कर दिया। जैसे हम यहाँ पे लोड को अटैच करेंगे, ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इसके मास की वजह से। तो उस फोर्स के कारण इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन हो रहा है, ओके। अगर मैं लोड ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो इलॉन्गेशन और ज़्यादा होगा, लाइक दिस वन, ओके। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो भी नेचुरल लेंथ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लेंथ था, इट इज इक्वल्स टू एल, ओके। जैसे ही हमने लोड अटैच किया 1 kg, इतना लोड अटैच करने के बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग में इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। सो उसका नेचुरल लेंथ जो था वो यहाँ तक था, अब इलॉन्गेशन यहाँ तक प्रोड्यूस हुआ है। तो जो भी इलॉन्गेशन है, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। अगर हम ज़्यादा लोड अटैच करते हैं तो 1 kg प्लस 1 kg 2 kg हो गया, तो 20 न्यूटन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। अगर 20 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है तो इलॉन्गेशन और बढ़ चुका है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेन, ओके। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करता हूँ, सो स्ट्रेस, व्हाट वाज द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। भैया ये कौन सा फोर्स है? दिस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। और ये एरिया किसका है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमने जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, सब बॉडी गेट डिफॉर्म। यहाँ पे बॉडी का इलॉन्गेशन हो रहा है, ओके। अब बॉडी का इलॉन्गेशन हो रहा है तो हम एक्सटर्नल फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं? F इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस फोर्स के कारण यहाँ पे इसका इलॉन्गेशन हो रहा है, ओके। सो इलॉन्गेशन कितना हुआ? स्मॉल एल, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो भी होगा यहाँ पे, जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा उतना ही इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। सो दिस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स। सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज एन स्ट्रेस। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था, ओके। अब उसी तरह यहाँ पे स्ट्रेन की अगर बात करते हैं हम, सो व्हाट इज द स्ट्रेन? तो स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना था? एल। इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका इलॉन्गेशन कितना हुआ है? स्मॉल एल। सो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? सो कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो वी कैन से दैट स्मॉल एल इतना उसका इलॉन्गेशन हो चुका है उस स्प्रिंग का इस फोर्स की वजह से, ओके। सो यहाँ पे स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल अपॉन मीन्स इलॉन्गेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही कंसेप्चुअली इसको डिस्कस किया था, ओके। अब यहाँ पे ये जो भी डिस्कशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 kg मास और 1 kg मास, टोटल मास हो गया 2 kg। तो यहाँ पे और फोर्स बढ़ गया, तो टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है भैया? सो 20 न्यूटन एक्ट हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज द एफ डैश,
ओके, सेकंड सिचुएशन में ये जो भी है एफ डैश है। अब जब ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इस स्प्रिंग के ऊपर तो इसका इलोंगेशन और बढ़ चुका है। अगर मैं नेचुरल लेंथ से इसको कंपेयर करता हूँ, नेचुरल लेंथ उसका ये था, ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ था नेचुरल लेंथ। अब इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? सो इलोंगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है, वी कैन सी दैट इट इज ए एल डैश। जब हमने ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली इसका इलोंगेशन ज़्यादा हो चुका है, और ऐसे सिचुएशन में इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो भी प्रोड्यूस होगा इट इज़ आल्सो द लार्जर वन विच इज़ इक्वल्स टू दिस 20 न्यूटन। इतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना चाहिए। अब ये जो भी डिस्कस हम कर रहे हैं इसके बेसिस पे थोड़ा देखिए कि जब हम एक्सटर्नल लोड को बढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त इस स्प्रिंग में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? मेरा क्वेश्चन है ये कि जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इस स्प्रिंग में क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगा? द आंसर इज दैट यस। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, पहले एक्सटर्नल फोर्स था 10 न्यूटन तो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ 10 न्यूटन। ओके, जब एक्सटर्नल फोर्स है 20 न्यूटन तो रिस्टोरिंग फोर्स है 20 न्यूटन। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो भी होता है दिस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो इस फोर्स की वैल्यू बढ़ रहा है। अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ता है तो डेफिनेटली अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ता है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम लेंगे, हम कंसिडर करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता है तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा, अगर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएगा। सो स्ट्रेस गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके, अब स्ट्रेस तो बढ़ रहा है, अगर हम लोड बढ़ाते हैं तो क्या स्ट्रेन भी बढ़ रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं, जब हमने 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई किया था उस वक्त इलोंगेशन था एल। जब हम 20 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त इलोंगेशन है एल डैश। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि L इज लेस देन एल डैश या एल डैश इज ग्रेटर देन L, मीन्स इलोंगेशन उसका बढ़ चुका है। अगर इलोंगेशन बढ़ता है, दोनों केस में कैपिटल L सेम है, नेचुरल लेंथ सेम है, तो दोनों केस में स्मॉल l दैट इज इलोंगेशन चेंज हो रहा है। अगर एक्सटर्नल लोड हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इलोंगेशन बढ़ेगा, मीन्स स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इस डिस्कशन जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है इसके बेसिस पे मुझे सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा। ओके, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो ये जो भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हुक्स ने एक लॉ दिया है, सो विच इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। तो व्हाट इज अ हुक्स लॉ? नाउ लेट अस सी हुक्स लॉ फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन छोटा है, कम है, सो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उस बॉडी में इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ बढ़ेंगे। ओके, दिस इज नथिंग बट द हुक्स लॉ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। इसको अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, विद इन अ इलास्टिक लिमिट। ओके, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन विद इन अ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो अगर हम इसको लिखते हैं so we can write like this one: stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain within an elastic limit. Yeah, for a small deformation this stress is directly proportional to strain. So ये जो भी statement है, so this is nothing but the mathematical statement of the Hooke's law. अब यहाँ पे बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमें रिमूव करना है तो हमें कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E into strain।
ये जो भी ई हमने इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज कॉल्ड एज एन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन राइट हियर ई इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू क्या होना चाहिए, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. E is equals to stress upon strain. So E is called as a modulus of elasticity. So E को हम यहाँ पे modulus of elasticity कहेंगे. So this is nothing but the modulus of elasticity. Okay, E. So E is equals to stress upon strain. So इस equation को हमें याद रखना है. Okay, so where E is called as a modulus of elasticity. अब इस modulus of elasticity का यूनिट क्या होना चाहिए? It is nothing but the ratio of stress upon strain. अब स्ट्रेस का यूनिट क्या है बेटा? You know that it is nothing but the Newton per meter square. और स्ट्रेन का यूनिट क्या है? सो दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो देयरफॉर दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. सो ई का जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो भी यूनिट होगा, इट इज नथिंग बट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो हमने देखा कि कैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हुक्स लॉ है. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट दिस इज फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन. फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. सो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. और वो 3 टाइप किसके बेसिस पे आए थे? सो डिफॉर्मेशन जो भी हो रहा है, वेदर इट इज इन अ लेंथ, whether it is in a shape, whether it is in a volume, on the basis of that one there are 3 types of stress are there are 3 types of strains are there. Okay, so therefore deformation किस में प्रोड्यूस होता है? उसी के बेसिस पे यहाँ पे अगेन 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ elasticity are there. Okay, the first one is a Young's modulus, second one is a modulus of rigidity and third one is a bulk modulus. तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So before that one यहाँ पे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ देख लेते हैं विद इन अ इलास्टिक लिमिट. So for small deformation, stress in the body is proportional to the corresponding strain. अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं along x axis, अगर हम स्ट्रेन लेते हैं और along y axis अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, तो बॉडी के अंदर जैसे जैसे हम स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ते जाएगा. ओके, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है और साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रहा है. सो वी आर गेटिंग ग्राफ लाइक दिस वन. तो इस टाइप का कर्व हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके, अब थोड़ा हम यहाँ पे कंसेप्चुअल डिस्कशन करते हैं. मान के चलिए कि एक रबर बैंड है. सो दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, दिस वन इज अ सेकंड रिजिड सपोर्ट. ओके, तो यहाँ पे एक हम रबर बैंड कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज अ रबर बैंड. और सेकंड केस में हम यहाँ पे एक मेटल वायर कंसिडर करेंगे. सो दिस इज द मेटल वायर. ओके, ये रबर है और ये मेटल है, मेटल का वायर है. ओके, सो अब देखिए थोड़ा कि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. मान के चलिए कि मैं जो भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, वो है 10 न्यूटन इतना. और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं मेटल वायर को, यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी मान के चलिए 10 न्यूटन इतना एक्सटर्नल फोर्स है. अब बेटा दोनों में हमने दोनों वायर्स में या रबर में और एक मेटल वायर में दोनों में हमने फोर्स अप्लाई किया, सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स. इलॉन्गेशन किसका ज़्यादा होगा? इलॉन्गेशन किसका ज़्यादा होना चाहिए? तो ऑब्वियसली रबर जो भी है उसका इलॉन्गेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मेटल वायर, क्योंकि 10 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका इलॉन्गेशन ज़्यादा होगा और इसका इलॉन्गेशन कम होगा. समझ में आ रहा है
क्योंकि ये मेटल वायर है, इसका इलोंगेशन बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू रबर वायर। अब इसका अगर सेकंड अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि दोनों जो भी वायर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, एक वायर है और एक रबर है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ऐसा कंसिडर कीजिए। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों में एक्सटर्नल फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दोनों में जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगा? द आंसर इज दैट यस, क्योंकि स्ट्रेस जो भी होता है, जो भी स्ट्रेस हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बेटा दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी दोनों में सेम प्रोड्यूस होगा। ओके, तो दोनों में स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा वो सेम प्रोड्यूस होगा। व्हाट्स अबाउट स्ट्रेन? व्हाट्स अबाउट स्ट्रेन? ओके, क्या दोनों में स्ट्रेन सेम प्रोड्यूस होगा? थोड़ा सोचिए, क्या दोनों में स्ट्रेन सेम प्रोड्यूस होगा? द आंसर इज दैट जिसका इलोंगेशन ज़्यादा उसमें स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिसका इलोंगेशन कम उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट इसका जो भी स्ट्रेन है, ओके, इसका इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, सो स्ट्रेन इज नथिंग बट द व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। दोनों का ओरिजिनल लेंथ L था, इसमें इलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इलोंगेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा और इसका स्ट्रेन कम होगा। ओके, अब स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेन की वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे और एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ लाइक दिस वन, सो विच ये कौन सा कर्व ये मेटल वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व ये रबर को रिप्रेजेंट करेगा? सो मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। थोड़ा सोचिए, हमें यहाँ पे कंसेप्चुअल डिस्कशन करना है, हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कशन में लिया है। ओके, तो रबर के लिए कौन सा रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मेटल वायर के लिए इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट किया जा सकता है? देखिए, दोनों में स्ट्रेस सेम है, दोनों में स्ट्रेस सेम है। अगर हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, सो लाइक दिस वन, अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, ओके, सो दोनों के लिए जो भी स्ट्रेस है वो सेम है। अब दोनों के लिए अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा, वो किस में प्रोड्यूस हो रहा है? रबर वायर में प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेन ज़्यादा किस में है? रबर वायर में है, और मेटल वायर में स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये जो भी है, दिस कर्व इट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, और ये जो भी कर्व है इट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वन। सो सेकंड ग्राफ रबर का है, जो चीज़ ज़्यादा इलोंगेट होता है, ओके, उसका कर्व पैरेलल टू स्ट्रेन कर्व आएगा, स्ट्रेन एक्सिस आएगा, पैरेलल टू स्ट्रेन आएगा, ओके, टुवर्ड्स द स्ट्रेन कर्व आएगा, स्ट्रेन एक्सिस। और जिसका स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और इलोंगेशन कम हो रहा है, वो कर्व जो भी है इट इज टुवर्ड्स द स्ट्रेस होगा। इतना आपको याद रखना है। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट हुक्स लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो जैसे ही फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो 3 अलग अलग इसमें हो सकता है। एक वॉल्यूम में हो सकता है डिफॉर्मेशन में प्रोड्यूस अलोंग द लेंथ या इनर लेंथ, डिफॉर्मेशन में प्रोड्यूस इन अ शेप। अगर उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है इनर लेंथ, तो उस वक्त जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है इट इज कॉल्ड एज एन यंग्स मॉड्यूलस, और उसको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। सो इट इज रिप्रेजेंट बाय वाई। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वन वायर, एक कॉर्ड या वायर कंसिडर कर रहे हैं। जब हमने फोर्स अटैच किया तो इसका इलोंगेशन हो चुका है स्मॉल एल इतना। ओके, तो यहाँ पे जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज ओनली इन अ लेंथ। सो यहाँ पे सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। ओके, सो वो यंग्स मॉडुलस है। अब यंग्स मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं? सो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द, इट इज अ रेशियो ऑफ longitudinal stress upon longitudinal strain। ऑलरेडी हमने देखा है कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होता है, फर्स्ट लेक्चर में देखा है। सो इट इज नथिंग बट द F अपॉन A। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होता है, सो वो भी हमने देखा है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे सो दिस इज इक्वल्स टू F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l। सो दिस इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पे अगर ये वायर के फॉर्म में है, ओके, और इसका जो भी रेडियस है इस वायर का, अगर हम कंसिडर करते हैं स्मॉल r, तो इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनली जो भी वैल्यू हमें मिल रहा है यंग्स मॉडुलस का, द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू FL अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल l। ओके, अगर आपने यहाँ पे 1 kg का मास सब्स्टिट्यूट किया है, अटैच किया है, तो नीचे जो भी फोर्स एक्ट होगा इट इज नथिंग बट द m इंटू जी। तो F इज नथिंग बट द, जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है इट इज नथिंग बट द m इंटू जी। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, फोर्स के जगह पे हम mg लिख देंगे। सो mg इंटू l अपॉन पाई r स्क्वायर into small l। so this is a formula of the Young's modulus, जिसको हमें बहुत बार आगे जाके यूज करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो जब बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग लेंथ, तो उस वक्त मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो भी रहेगा इट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। इट इज नथिंग बट द यंग्स मॉडुलस। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो भी एग्जांपल इसके पहले हमने लिया है, ओके, जो भी एग्जांपल यहां पे लिया है, एक रबर वायर लिया था, एक मेटल वायर लिया था, तो मुझे बताइए फोर्स दोनों में सेम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में हम फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, दोनों में हमने फोर्स सेम अप्लाई किया, दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था, दोनों का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया था वो भी सेम था, दोनों में इलॉन्गेशन सिर्फ अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है। रबर वायर में इलॉन्गेशन ज़्यादा है और मेटल वायर में इलॉन्गेशन कम है, तो किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा? ओके, तो ये आप सोच के मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यंग्स मॉडुलस क्या रबर का ज़्यादा होगा, क्या मेटल वायर का ज़्यादा होगा, ये आपको सोचना है और मुझे कमेंट में बताना है। सो दिस इज अबाउट द यंग्स मॉडुलस। तो ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? सो इट इज नथिंग बट द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही यूनिट उसका होना चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सभी क्वांटिटीज अगर सीजीएस में है तो सभी सीजीएस में लिख के ही प्रॉब्लम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ क्वांटिटीज एसआई में दी है, कुछ क्वांटिटीज सीजीएस में दिए हैं, तो आपको उनको कन्वर्ट करके सभी को एसआई में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऐसा यूनिट क्या हो उसका है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस को बी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ कुछ किताबों में ये के करके भी रिप्रेजेंट किया है। सो कुछ किताबों में ये के करके रिप्रेजेंट किया है और बहुत सारी किताबों में बी करके रिप्रेजेंट किया है। मैं जो भी कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, वो एच.सी. वर्मा सर की किताब है या डी.सी. पांडे की किताब है। इन दोनों में से मैं आपको जो अच्छा लगता है उसके बेसिस पे, जो कंसेप्चुअल है उसके बेसिस में आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो बल्क मॉडुलस, नेक्स्ट वन। सो बल्क मॉडुलस जो भी होता है
किसी भी बॉडी के अंदर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर डिफॉर्मेशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इन वॉल्यूम अगर होता है, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी का सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आइदर कम या ज़्यादा, तो उस केस में जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। ओके, सो बल्क मॉडुलस के लिए समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन बॉल। इस बॉल को, ये प्लास्टिक का बॉल है, इनसाइड एयर है। इस बॉल को जब हम पानी में डिप करेंगे, ओके, सो डेफिनेटली अंडर इनसाइड द वाटर हर तरफ से इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा पानी की वजह से, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर। ओके, सो यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है सब तरफ से, तो उसके कारण कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, और जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, लेट अस मीन दैट एज कंपेयर टू एयर, एयर में जब था वो, जब हम पानी में उसको लेके जा रहे हैं तो पानी में जो ज़्यादा का प्रेशर एग्जर्ट होगा, सो दैट प्रेशर इज नथिंग बट द dp विच इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है, सो dp इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इसका जो भी आउटर सरफेस एरिया है, इसके ऊपर सभी तरफ से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F, और इसका आउटर सरफेस एरिया जो भी है वो है A। सो dp इज इक्वल्स टू F अपॉन A। अब बल्क मॉडुलस जब हम डिफाइन करेंगे, बल्क मॉडुलस को हम जब डिफाइन करेंगे, सो बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट द वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। फर्स्ट लेक्चर में वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सिर्फ हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन मैं यहाँ पे ले लूँगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो माइनस एफ, ओके, सो एफ अपॉन ए को हम dp करके लिखेंगे। सो dp चेंज इन प्रेशर अपॉन dv अपॉन v, so this is equals to v into dp अपॉन, ये माइनस में होगा सब कुछ, अपॉन v, सॉरी dv। सो दिस इज नथिंग बट द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया है, सो माइनस v dp अपॉन dv। सो दिस इज नथिंग बट द final formula of bulk modulus. Okay, next, the reciprocal of this bulk modulus is called as an compressibility. तो compressibility जनरली पूछा जाता है, what is compressibility? So this is nothing but the 1 upon bulk modulus. अब भैया बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो बल्क मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, सो इट इज नथिंग बट द 1 अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो दिस इज नथिंग बट द मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का यूनिट आएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो क्या होता है modulus of rigidity? So modulus of rigidity, it is associated with the shearing stress upon shearing strain। क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेस, क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेन, ये हमने लास्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, सो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। जो भी फोर्स हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज अप्लाइंग टेंजेंशियल टू दैट सरफेस।
ओके अगर ये सरफेस है तो एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये सरफेस है तो एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। ओके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स होता है ये नॉर्मल वाला होता है, और ये जो भी होता है ये टेंजेंशियल होता है। सो हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इस फोर्स के कारण जो भी बॉडी है उसका शेप यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले जो भी शेप था उसका देखिए क्यूबिकल फॉर्म में था, AHEFCB, ओके ये वाला था। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सरफेस तो फिक्स है। ओके ये सरफेस फिक्स है, एक जगह पे ही है, सिर्फ अपर सरफेस जो भी है, पूरा अपर पोर्शन जो भी है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। सो नया जो भी यहाँ पे बन रहा है AH डैश E डैश F डैश G डैश ओके B। सो इस तरीके से वो सरफेस शिफ्ट हो रहा है अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द लोअर सरफेस। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो शेयरिंग स्ट्रेस क्या था बेटा? सो शेयरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट द EE डैश shifting of upper surface with respect to the lower surface upon the distance of upper surface with respect to lower surface। तो डिस्टेंस कितना है? D से लेके E तक है, ओके और शिफ्टिंग कितना हुआ है? EE डैश इतना हुआ है। सो ED अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है वो भी हमने देखा था। इट इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेन जो भी होता है, ओके सो it is nothing but the change in dimension upon original dimension। sorry 1 minute। so यहाँ पे थोड़ा जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दिस इज नथिंग बट द शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहां पे देखिए शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? सो ये होता है EE डैश डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वन अपॉन डिस्टेंस ऑफ द अपर सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू लोअर वन। सो इट इज इक्वल टू ED। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि F अपॉन A इसको एज इट इज लिखेंगे। ये जो भी होता है दिस इज नथिंग बट द टैन थीटा, ओके टैन थीटा। और अगर एंगल बहुत छोटा है तो वी कैन राइट हियर F अपॉन A अपॉन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं F अपॉन A इंटू थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट दिस एंगल। ओके सो फाइनल जो भी फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट द F अपॉन A थीटा। सो व्हाट इज द F? F इज द टेंजेंशियल फोर्स, A इज नथिंग बट द एरिया ऑफ अपर सरफेस, और थीटा इज नथिंग बट द जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपर सरफेस का विथ रिस्पेक्ट टू लोअर सरफेस वो इस एंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके सो ये था हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर 3 आ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज एंग्स मॉडुलस, अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ लेंथ। बल्क मॉडुलस, अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ शेप। तो यहाँ पे शेप इसका चेंज हो रहा है ड्यू टू दिस फोर्स। तो इसके रिलेटेड जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा इट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक कंसेप्चुअल टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।